यो व्हाट्सअप गाइस, हियर इज साहिल। तो आज यार हम देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं ना वो एल्कलिनिटी के ऊपर है। ठीक है कि एल्कलिनिटी ऑफ वाटर बेसिकली होता क्या है। देखो यार, एल्कलिनिटी ऑफ वाटर के बारे में बात करें ना तो वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले। समझ रहे हो? जैसे आपने कई बार सुना भी होगा कि यार मान लो कोई कंसंट्रेटेड एसिड है ना, कोई कंसंट्रेटेड एसिड है तो उसको अगर हमें डाइल्यूट करना है तो हम पानी मिला देते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है। तो वही समझो इसको भी कि भाई वाटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी खूबी जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले, उसी को हम कहेंगे एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, है ना। एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, इसको एक बार लिख लेते हैं। अल्कलिनिटी ऑफ वाटर की भाई एक ऐसी खूबी वाटर की। अब ये देखो, ठीक है भाई, हमने ये समझ लिया कि चलो वाटर में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन ऐसे क्या प्रेजेंट है वाटर में, ऐसी क्या चीज है वाटर में जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, जिसको हम एल्कलिनिटी बोल रहे हैं। बेसिकली देखो, पानी में जो प्रेजेंट होता है ना, वो कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना। वो आयंस की वजह से वो एल्कलिनिटी आती है हमारी। किसकी वजह से? आयंस। आयंस प्रेजेंट इन वाटर, वो भी हमारे दो चीज में क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो को क्लासिफाई करते हैं कॉस्टिक करके जैसे होता है, जिसमें पहले लिखेंगे ना तो होता है तुम्हारा कॉस्टिक अल्केनिलिटी। और जिसमें जो सेकंड पार्ट आता है तुम्हारा, वो आता है तुम्हारा टेम्परेरी हार्डनेस। इसका मतलब क्या है? देखो बेसिकली इसमें मतलब ये बात समझो, क्लासिफाई करने को है, समझ लो कि मैंने आपको क्या बताया कि वाटर में जैसे आयन प्रेजेंट होगी जिस वजह से एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है। बेसिकली कॉस्टिक अल्कली से आयन, जो आयंस मिलते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो तुम्हारा होता है हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, और एक होता है तुम्हारा कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस। और टेम्परेरी हार्डनेस आपको पता है किसकी वजह से होता है? बाइकार्बोनेट्स की वजह से, है ना, HCO3 माइनस। यानी कि ये तीन आयंस हम जनरली यही देखते हैं कि भाई ये तीन आयंस अगर प्रेजेंट होते हैं वाटर में तो उसकी वजह से हमें एल्कलिनिटी देखने को मिलती है। समझ रहे हो? और इसको ना हम लोग, आपने देखा भी होगा, तो इसको हम लोग फिनोक्टिलीन आयन भी कहते हैं। फिनोक्टिलीन आयन, और इसको जनरली हम कहते हैं मिथाइल ऑरेंज आयन। पी मतलब फिनोक्टिलीन और एम मतलब ना मिथाइल ऑरेंज। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि अगर मान लो पानी में ये वाले आयंस प्रेजेंट है तो अगर आप फिनोक्टिलीन डालोगे, मतलब फिनोक्टिलीन ऐसे इंडिकेटर काम करता है जो इंडिकेट करता है अच्छा पानी में ये वाला आयंस प्रेजेंट है। और मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर काम करता है, जिससे वो इंडिकेट कर देता है अच्छा वाटर में जो अल्कलिनिटी है वो इसमें इसके वजह से, यानी ये वाला आयंस प्रेजेंट है। समझ लो, तो फिनोक्टिलीन आयन जैसे आप सुनते हो इसको मतलब कुछ नहीं कि भाई वो इंडिकेट करके बता देगा अच्छा वाटर में जो अल्कलिनिटी है वो इस आयंस की वजह से, या मिथाइल ऑरेंज इसकी वजह से बताता है ना। तो अब समझ लो, मतलब बेसिक बेसिक इतना याद रखो कि भाई आयंस की वजह से होता है। ये तीन मेजरली हम देखते हैं, जिसमें फिनोक्टिलीन आयंस हमारे कौन से होते हैं? OH माइनस आयन और CO3 2 माइनस यानी कार्बोनेट आयंस। और मिथाइल ऑरेंज में ये होते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। अब यार देखो, तो अब हम यार हम प्रोसेस को समझ लेते हैं कि जो एल्कलिनिटी का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, जैसे हमें न्यूमेरिकल्स में समझने में हेल्प होगी। तो प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं पता है? हम एक अल्कलिनिटी का सैंपल लेते हैं। अल्कलिनिटी हम सैंपल लेते हैं, बेसिकली एक वाटर सैंपल लेते हैं जिसमें हम जो भी है देखेंगे भाई कौन से आयंस प्रेजेंट है। सबसे पहले देखो अल्कलिनिटी का सैंपल लेंगे, यानी कोई वाटर सैंपल लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? 2 ड्रॉप फिनोक्टिलीन की डालेंगे। ठीक है, फिनोक्टिलीन की डालेंगे, ये फिनोक्टिलीन है, ठीक है, पूरा नहीं लिखना, बोर्ड में जगह नहीं मिलेगा। तो बेसिकली क्या लिखेंगे? हम एक अल्कलिनिटी सैंपल लेंगे, वाटर सैंपल लेंगे, जिसमें हम 2 ड्रॉप फिनोक्टिलीन डालेंगे। अगर वो पानी में 2 ड्रॉप फिनोक्टिलीन डालने के बाद अगर वो पिंक कलर का हो जाता है तो इट मीन्स क्या होगा कि भाई उसमें जो है हमारे वो फिनोक्टिलीन आयन प्रेजेंट हो गए, यानी हाइड्रोक्साइड आयन या कार्बोनेट आयन। अगर कौन से कलर का हो जाए? वो पिंक कलर। ठीक है, अगर पिंक कलर का वो सॉल्यूशन हो गया तो इसमें डेफिनेटली हम बोल देंगे कि भाई उसमें वो OH माइनस आयन या CO3 2 माइनस आयन प्रेजेंट है। फिर हम क्या करेंगे? चलो हमें पता चल गया कि भाई एल्कलिनिटी जो है आयन जिसकी प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? फिर एसिड से टाइट्रेट कराएंगे। क्या लिखेंगे? एसिड से टाइट्रेट कराएंगे। टाइट्रेट एसिड मतलब कि भाई एसिड की ड्रॉप बाय ड्रॉप हम उस सॉल्यूशन में डालेंगे। वो ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक डालेंगे जब तक वो पिंक कलर डिसअपियर ना हो जाए।
क्या, पिंक कलर डिसअपियर, समझ लो। पिंक कलर तब तक करेंगे जब तक पिंक कलर डिसअपियर ना हो जाए। जैसे पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा मतलब वो आयंस यूज हो गए, उसको न्यूट्रलाइज करने में। अब हमारे पास एक फ्रेश पानी बन जाता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसमें डालेंगे 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज, 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज, 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज डालेंगे। 2 ड्रॉप उस सॉल्यूशन में 2 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद अगर वो सॉल्यूशन येलो कलर का हो गया, कौन से कलर का, येलो कलर का हो गया, तो इट मींस हम ये मान लेंगे कि भाई उसमें जो टेम्परेरी हार्डनेस वाला आयंस प्रेजेंट है, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यानी कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, कि भाई चलो प्रेजेंट है। फिर वही सेम चीज करना है, टाइट्रेट कराओ, है ना, टाइट्रेट कराओ एसिड के साथ, टाइट्रेट कराओ। और फिर टाइट्रेट कराने के बाद क्या होगा, जो येलो कलर था इसमें येलो कलर डिसअपियर नहीं होगा, इसमें फिर रेड कलर अपीयर हो जाएगा। जैसे रेड कलर अपीयर हो जाएगा वही तुम्हारा एंड पॉइंट हो जाएगा, वही वहीं पे तुम्हें जो है अपना टाइट्रेशन रोक देंगे। समझ लो, रेड कलर अपीयर आएगा सॉल्यूशन में। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है एल्केनिटी का। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है कि भाई हमने कितना वॉल्यूम लिया। मान लो एल्केनिटी जो शुरुआत में जो वाटर सैंपल लिया था, मान लो V1 है, ठीक है। फिर जो हमने टाइट्रेशन कराया, पहले टाइट्रेशन कौन सा कराया था हमने, टाइट्रेशन एसिड में, जिस समय हम पिंक कलर को डिसअपियर कर रहे थे, बेसिकली फिनोप्थिलीन आयंस का। तो मान लो उसको हम V2 ले लेते हैं, ठीक है। हम उसको क्या ले रहे हैं, उसको हम V2 ले रहे हैं, ठीक है, V2 ले रहे हैं। कितना वॉल्यूम एसिड का लगा पिंक कलर डिसअपियर करने के लिए, बेसिकली फिनोप्थिलीन वाले आयंस के लिए। फिर हम यहाँ पे हमने टाइट्रेशन कराया था येलो कलर को रेड करने में। यहाँ पे भी टाइट्रेशन होता है एसिड का, मतलब वो V2 ml एसिड था, इसको हम V2 डैश लेते हैं, ठीक है। V2 डैश ml लगा बाइकार्बोनेट आयन की वजह से। तो ये कुछ चीजें को नोट याद करनी कि V1 ml क्या है, V2 ml क्या है, V2 डैश ml क्या है। V1 ml वाटर सैंपल की वॉल्यूम है, V2 ml वो अमाउंट एसिड का जिसमें हमें ये वाले फिनोप्थिलीन आयन को से हम कर रहे थे। और V2 डैश ml वो मिथाइल ऑरेंज वाले आयंस के लिए हम टाइट्रेशन करा रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये प्रोसेस होता है, तो ये आप याद रखो। फिर हम हमें कैसे बेसिकली अल्कलिनिटी निकालनी है, दोनों की फॉर्म देख लेते हैं। मेरे हिसाब से V2 अपने नोट कर लिया, इसको हम आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, हमें ना अल्कलिनिटी जो निकालनी है ना, दो में निकालनी होती है, जिसमें मैंने बताया था हमारे दो दो होते हैं, हमारे फिनोप्थिलीन वाले और मिथाइलिन वाले। तो अगर मैं यहाँ पे फिनोप्थिलीन का लिख दूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन और यहाँ पे लिख देते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज अल्कैनिलिटी। और यहाँ पे फिनोप्थिलीन की वजह से हमें अल्कैनिलिटी निकालनी होगी, ठीक है। उन दोनों का हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। देखो बेसिकली है ना, यहाँ से दिमाग दे, देखो हमें क्या करना होगा, बेसिकली N1 V1 बराबर N2V2 करना है, जैसे हम VDT में करते थे। यहाँ पे वाटर, देखो वाटर जो सैंपल लिया होगा ना, वाटर का सैंपल, उसका हमें बेसिकली क्या पता होगा, वाटर सैंपल का हमें निकालना होगा। देखो फिनोप्थिलीन एल्काइन, मतलब जो फिनोप्थिलीन ले रहे हो तुम, जो फिनोप्थिलीन ले रहे हो उसका तुम्हें वॉल्यूम पता है, हमने निकाला था भाई कितना लगा था, है ना, कितना लगा था फिनोप्थिलीन वाले, मतलब कितना एसिड लगा वो फिनोप्थिलीन आयंस को डिसअपियर करने में, बेसिकली न्यूट्रलाइज करने में।
और मिथाइल ऑरेंज में भी था कि भाई कितना ml एसिड लगा। जैसे इसके लिए क्या था हमारे, अगर मैं एक चीज बताऊं तो इसके लिए मान लो इसका कंसंट्रेशन हमें इसका N2V2 पता होगा, इसका भी हमें मान लो कि N2 और V2 डैश पता होगा, मतलब इसका वॉल्यूम हमें पता होगा कि ये कौन सा वॉल्यूम है, ये इसकी नॉर्मैलिटी है, वो इसकी नॉर्मैलिटी है, ठीक है। अब समझो, बात को समझो, हमें वाटर, देखो अगर हमें वाटर सैंपल में अल्कलिनिटी निकालनी है तो देखो अल्कलिनिटी की जो यूनिट होती है, तो आपको यूनिट तो पता होगी वैसे, कि नहीं पता है तो बता देते हो। अल्कलिनिटी की वही यूनिट होती है जो ईडीटी में हम देखते हैं, जैसे हार्डनेस में हम क्या लेते हैं, पीपीएम और मिलीग्राम पर लीटर। अल्कलिनिटी में भी वही यूनिट हम यूज करते हैं, पीपीएम हो गया या एमजी पर लीटर, है ना। जिसमें भी अगर हमें निकालना है ना तो वो स्ट्रेंथ के फॉर्म में निकालना होगा, है ना, जो हम एडीटीए में लिखते थे। तो बेसिकली हमें इसी तरह नॉर्मलिटी निकाल लेनी है वाटर सैंपल, जैसे वाटर सैंपल की नॉर्मलिटी निकल जाएगी, वो हम फिर उसकी हेल्प से अल्कलिनिटी भी निकाल लेंगे। मान लो वाटर सैंपल का हमें वॉल्यूम पता होगा कि स्टार्टिंग में कितना लिया है, तो हम वाटर सैंपल के लिए ना, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वह वाटर सैंपल के लिए वाटर सैंपल का नॉर्मलिटी मान लो N1 लेते हैं, और जितना मैं स्टार्टिंग में वॉल्यूम लेता है उसको V1, है ना, जो हमने देखा था। तो अगर फिनोप्टिन एल्केनिटी निकालने तो N1V1 बराबर, जो फिनोप्टिन लियो मान लो वो N2 है, और उसमें कितना वॉल्यूम लगा एसिड के साथ, एसिड का, वो मान लो V2 है, तो N1 में, तो यहाँ से तुम N1 निकालोगे, यानी वाटर की नॉर्मलिटी निकाल लोगे, N2V2 अपॉन V1। यहाँ से क्या हो जाएगी तुम्हारी, ये निकल जाएगी। अब ये निकलने के बाद तुम ना स्ट्रेंथ निकालो। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, क्या था, नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट हम किसका लेने वाले हैं बताओ, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे किसका लेंगे, वही यार कैल्शियम कार्बोनेट का लेंगे। तो n नॉर्मलिटी पता होगा हमारा N1, इक्विवेलेंट वेट हमारा 50 होता है, कर लेना, जिससे हमें जो भी है वो आंसर मिल जाएगा पीपीएम में, सॉरी पीपीएम में नहीं मिलेगा, सॉरी, ये ग्राम पर लीटर में आता है ना इस टाइम, तो पीपीएम या मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होगा, यानी ये 50,000 होगा, तो 50,000 मिलीग्राम पर लीटर में आएगा, जो कि बेसिकली पीपीएम में हो जाएगा। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, अल्कलिनिटी हो जाएगी। अब फिनोप्टिन अल्कलिनिटी अगर ये प्रेजेंट होगा, है ना, फिनोप्टिन अल्कलिनिटी में ऐसे निकालोगे। मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी के लिए हमें क्या करना है, मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी के लिए भी तुम सेम चीज करोगे, लेकिन इसमें कैच है, देखो यहाँ पे हम कौन सा वॉल्यूम ले लेते हैं और यहाँ पे हमें कौन सा वॉल्यूम लेना होगा, है ना। देखो हम जो करा रहे हैं यहाँ पे N1V1 बराबर N2V2, तो भाई कितना अभी स्टार्टिंग में कितना एसिड यूज हुआ था, मैंने प्रोसेस आपको पूरा समझाया था। तो ये स्टार्टिंग वाला हम एसिड लेते भाई, V2 ml एसिड यूज हुआ। यहाँ पे हमें जो जो N1V1 बराबर N2V2 करना है, यहाँ पे राइट साइड में हमें एसिड का वो वाला वॉल्यूम रखना है जो यूज हो गया है, समझ लो। ये तो हम नहीं तो चले कि मान लें कि भाई V2 डैश ml मिथाइल ऑरेंज के लिए यूज होता है, मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी के लिए, लेकिन बराबर में हमें वो वाला वॉल्यूम लगना है जितना यूज हो गया है। मतलब अगर तुम यहाँ पे N1V1 बराबर N2 और V2 डैश करोगे तो ये चीज तुम्हारी रॉन्ग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये तो केवल वॉल्यूम था इसके लिए, लेकिन एक्चुअल में इसके पहले तो V2 ml ऐसे यूज हो गया था ना, समझ लो। जब हम प्रोसेस देखा था हमने, तो सबसे पहले हमने फिनोप्टिलीन के लिए किया था, फिर हम मिथाइल ऑरेंज के लिए आए थे, है ना। फिनोप्टिलीन के लिए हमने कर लिया था ना, फिनोप्टिलीन के लिए हमने पहले से कर लिया था, फिर हम मिथाइल ऑरेंज के लिए आए थे। प्रोसेस को समझो, वो प्रोसेस ध्यान में रखो। तो इसलिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, हमें यहाँ पे N1V1 बराबर, जब तुम नॉर्मलिटी करोगे तो यहाँ पे तुम्हें V2 प्लस V2 डैश करना होगा, मतलब टोटल वॉल्यूम रखना होगा कितना एसिड अब यूज हुआ, है ना। यहाँ पे V2 यूज हुआ था, जब यहाँ पे बात आई तो V2 पहले से यूज हो गया था, फिर बाद में V2 डैश यूज हुआ, है ना, समझ लो। यहाँ पे ये चीज रखना, लोग यहाँ पे मार्क खा जाते हैं, समझ लो। तो फिर वही करना, और मैं निकाल लेना N2 अपॉन V2 प्लस V2 डैश अपॉन V1, फिर ये निकालोगे तो वही सेम चीज करना है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, फिर अपना वेट डाल देना N1 और 50,000 ppm, यहाँ से निकाल लो। तो बेसिकली ये करना है, देखो दोनों में सेम काम ही करना है, बस यहाँ पे वॉल्यूम में देखना
तो जो वॉल्यूम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एसिड की वो टोटल वॉल्यूम है। फिनोप्टेन के केस में वो स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे वो स्टार्टिंग वाले भी और बाद वाले भी दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ याद रखो, ये इम्पोर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल में किसी तरह से डील करना होगा, है ना। आगे हम न्यूमेरिकल भी लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या होगी, फिनोप्टेनिक अल्कलिनिटी, और वो तुम्हारी क्या होगी, मिथाइल ऑरेंज की अल्कलिनिटी। तो देखो यार, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। जैसे इसी में ना एल्कलिनिटी में कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे होता है कि जैसे हमने अभी देखा था कि भाई जो एल्कलिनिटी होती है वो T9 की वजह से होती है। किसकी वजह से, एक होती है तुम्हारी OH माइनस आयन, फिर एक होती है तुम्हारी CO3 माइनस यानी कार्बोनेट आयन, और फिर तुम्हारी होती है बाइकार्बोनेट आयन की वजह से, है ना। तो अगर मैं इसके रिएक्शन देखूँ कि हमने देखा कि अच्छा वाटर में अगर ये प्रेजेंट होगी तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो बट एक्चुअली में होता क्या है, अंदर प्रोसेस क्या होती है, मतलब होता क्या है कि पानी पानी में प्रेजेंट है और एसिड H प्लस देगा, तो बेसिकली रिएक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं कि अगर मान लो ये रिएक्ट करेगा तो ये तुम्हारा पानी बना लेगा, है ना। अगर मैं CO3 की बात करूँ, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये तुम्हारा क्या बना लेता है, ये वही अपना बाइकार्बोनेट बना लेता है ना। और अगर मैं तुम्हारा बाइकार्बोनेट की बात करूँ इसकी रिएक्शन की, अगर ये एसिड के साथ हम करते हैं इसका रिएक्शन, तो ये तुम्हारा बेसिकली CO2 प्लस H2O बना लेता है ना। CO2 प्लस H2 बना लेता है। तो ये कुछ रिएक्शन थी जो मैंने बता दी। इसमें ना एक और इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है इसमें कि देखो हमने देखा कि भाई ये जो जितने भी हमारे ये थे आयंस थे, ये मतलब देखो वाटर में अगर एल्कलिनिटी है तो ये आयंस प्रेजेंट होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि भाई इनका कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, मतलब वाटर में या तो ये दोनों प्रेजेंट हो जाए चाहे ये दोनों प्रेजेंट हो जाए, है ना। मतलब अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ, यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ, है ना। अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ ना, क्या चीज़, कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन में देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, या तो OH माइनस आयन और CO3 प्रेजेंट होंगे, या तो CO3 माइनस एंड HCO3 माइनस, मतलब या तो हाइड्रोक्सिल आयन और कार्बोनेट आयन का कॉम्बिनेशन होगा या तो इन दोनों कॉम्बिनेशन होगा। आपके मन में एक आ जाओगे सर एक कॉम्बिनेशन ये भी तो बन सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन और बाइकार्बोनेट, है ना, एक कॉम्बिनेशन ये भी तो बन सकता है, लेकिन ये नहीं होता है, समझ लो। ये दोनों कॉम्बिनेशन तो प्रेजेंट हो सकते हैं वाटर में, लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन प्रेजेंट नहीं हो सकता वाटर में। क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों अगर प्रेजेंट होगा ना तो ये दोनों मिलाकर फिर से यही बना लेंगे CO3 तो ये तो फिर वही चीज़ हो जाएगी कि भाई वाटर में केवल ये प्रेजेंट है ना। समझ लो, समझ लो कि नहीं, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, ये दोनों अगर ये दोनों मान लो एक चांस से मान लो ये दोनों प्रेजेंट भी होगा तो ये दोनों मिलकर ये बना लेंगे, तो हमें बेसिकली वाटर में केवल यही मिलेगा, तो खुद ही आयन है जिससे हम देख रहे हैं। समझ लो, ये दोनों मिलकर ये बन जाएगा। तो या तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दोनों मिलकर खुद ये बना लेते हैं, खुद कार्बोनेट आयन बना लेते हैं। समझ लो, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो एल्केनिटी में वो मैंने आपको दी। और एक और चीज़ हमें आगे सीखनी होगी जो कि एक टेबल होता है जो जनरली आपने देखा भी होगा, जो आपको पढ़ाया जाता है। उस टेबल को देखो, मैं बोलूँगा इस टेबल को समझने जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आपको बहुत टाइम चले जाएगा। आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख भी रही होगी, है ना। वो टेबल को देखो, इस टेबल को ना आप याद कर लो। देखो कुछ चीज़ें होती है जो आप समझ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बोलूँगा भाई याद कर लो, है ना, और उसको यूज़ करना सीख लो, है ना। ये टेबल को याद कर लो, यूज़ करना सीख लो। क्वेश्चन आएगा, बस 2 मिनट काम है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, निकलो। कौन सा तुम्हें इस पे PhD करनी है ना। तो बस इस टेबल को याद कर लो और इस टेबल को मैं यूज़ करना सिखा देता हूँ, है ना, कैसे यूज, क्योंकि वो न्यूमेरिकल में इस टेबल की बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको याद करना होगा। ठीक है, एक बार चलिए तो मैं टेबल बना देता हूँ यहाँ पे कि क्या क्या टेबल थी हमारी, है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो एक तो कि भाई तुम्हारा जो है एल्केनिटी कितनी आएगी, है ना, एल्केनिटी मान लो है, और ये बोले भाई कौन सा आयंस की वजह से होगी, या तो OH माइनस होगी, या तो CO3 माइनस होगी, या तो HCO3 माइनस, है ना। तो देखो
अगर अगर मान लो P इज इक्वल टू जीरो, क्या क्या मैं बता देता हूँ। P इज इक्वल टू जीरो होता है, फिर P इज इक्वल टू m होता है, फिर होता है P इज इक्वल टू m बाई टू, फिर होता है P इज ग्रेटर देन m बाई टू, और होता है P इज लेस देन m बाई टू। ये हमें पांच देखना होता है ना, पांच अपना कॉम्बिनेशन होता है रिलेशन ऑफ बेसिकली। तो देखो अगर p इज इक्वल टू जीरो मतलब आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल किससे सॉल्व करोगे, जो मैंने आपको पीछे बताया था n1 v1 बराबर n2 v2 करके। जब वो सॉल्व करोगे तो जब फिनोप्टिलीन एल्केनिटी निकालोगे, अगर मान लो जीरो आ गई, अगर फिनोप्टिलीन एल्केनिटी जीरो आ गई तो इट मींस ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, केवल ये प्रेजेंट होगा, है ना। ये दोनों आयन से प्रेजेंट होंगे, केवल ये प्रेजेंट होगा और ये प्रेजेंट होगा। अब अगर ये प्रेजेंट होगा तो इसकी कितनी एल्केनिटी प्रेजेंट होगी वो तुम m से निकाल लोगे। मतलब कि देखो तुम क्या करोगे, देखो सबसे पहले अगर इसका क्वेश्चन आए ना एल्केनिटी का, तो पहले फिनोप्टिलीन एल्केनिटी निकाल लो और मिथाइल एल्केनिटी निकाल लो। ये दोनों सबसे मतलब बिना सोचने ये दोनों काम जो सबसे पहले करना। फिर बाद में तुम्हें रिलेशन देखना होगा कि भाई फिनोप्टिलीन एल्केनिटी और मिथाइल एल्केनिटी की जो वैल्यू आई होगी उनके बीच में देखो ये कौन सा रिलेशन बेहतर है इनमें से, है ना। क्या p इज इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या p इज इक्वल टू m आ रहा है, क्या p इज इक्वल टू m/2 आ रहा है, या m/2 से ग्रेटर आ रहा है, m/2 से छोटा आ रहा है। तो जो भी आएगा फिर आपको यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहली बात, अगर p इज इक्वल टू 0 आ जाए तो ये बात दिमाग में रख लो, अगर p इज इक्वल टू 0 आ गया मतलब फिनोप्टिलीन एल्केनिटी 0 आ गई, तो मतलब जो भी एल्केनिटी है वो HCO3 माइनस आयन की वजह से, और वो कितनी होगी, वो m के बराबर होगी। समझ रहे हो, m के बराबर होगी। उसके बाद अगर मान लो इन केस तो जो फिनोप्टिलीन एल्केनिटी तुमने निकाली और जो मिथाइल ऑरेंज एल्केनिटी निकाली वो दोनों बराबर आ गई, है ना। मान लो ये भी 500 ppm आ गई, ये भी 500 ppm आ गई, तो उसकी इस केस में किसकी वजह से एल्केनिटी होगी बताओ। इस केस में किसकी वजह से एल्केनिटी होगी, व्हाट डू यू थिंक। देखो देखो अगर देखो अगर P इज इक्वल टू m आ गया ना, तो P इज इक्वल टू m आ गया तो मतलब इस केस में जो एल्केनिटी होगी ना वो केवल OH माइनस आयन की वजह से, समझ लो। P इज इक्वल टू m आने पे जो भी एल्केनिटी होगी वो OH माइनस आयन की वजह से होगी, इन दोनों की वजह से कुछ नहीं होगी, है ना। ना इसकी वजह से होगी ना इसकी वजह से होगी, केवल OH माइनस आयन की वजह से होगी। और उसकी वैल्यू क्या निकालोगे भाई, या तो P रिपोर्ट कर दो या तो M रिपोर्ट कर दो, मतलब या तो भाई दोनों बराबर ही तो है, तो P डाल लो तो M डाल लो, बेसिकली ये करना है आपको। मतलब लिखोगे कि एल्केनिटी इस मतलब इस केस में जो एल्केनिटी है वो OH माइनस आयन की वजह से, और कितनी होगी, जो P निकाला होगा आपने यार, क्योंकि Pm तो बराबर है उतना डाल देना। मान लो 500 ppm है तो 500 ppm डाल देना। अब मान लो P इज इक्वल टू m/2 है, मतलब फिनोप्टिलीन एल्केनिटी जो आपने निकाली और मिथाइल ऑरेंज एल्केनिटी जो निकाली उसमें से ये m/2 के बराबर है, समझ लो। मान लो P की वैल्यू तुम्हारी आई है 200 और M की वैल्यू है 400, तो 400 डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो इस केस में एल्केनिटी ना OH माइनस आयन की वजह से होगी ना HCO3 माइनस आयन की वजह से होगी। इस केस में जो एल्केनिटी होगी वो CO3 माइनस आयन की वजह से होगी, और वो निकालोगे कैसे, वो हो जाएगा तुम्हारा 2P के बराबर, समझ लो। 2P के बराबर, या तो तुम M रिपोर्ट कर लेना, सिंपल है ना, कर लेना, ठीक है। अब अगर P ग्रेटर देन m/2 आ जाए, आपको समझ में आ रहा होगा टेबल का यूज किया। अगर P जो आपने निकाले फिनोप्टिलीन के लिए वो अगर ग्रेटर देन m/2 आ गया, ग्रेटर देन m/2 आ गया, इस केस में एल्केनिटी इसकी वजह से नहीं होगी, इन दोनों की वजह से होगी। और वो कितनी होगी याद रखना, अगर इसकी वजह से बात करूं तो हो जाएगा 2P माइनस m, 2P माइनस m, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 2 m माइनस p होता है, p माइनस m होता है। एक बार चेक कर लेना आप लोग, मेरे साथ तो m माइनस p होता है, यस यहाँ पे m माइनस p होगा, ठीक है। और इसकी वजह से तो एल्केनिटी होगी नहीं। अगर p लेस देन आ जाए, p लेस देन m/2 आ जाए, तो इसकी वजह से तो एल्केनिटी होगी नहीं, केवल
इन दोनों की वजह से होगी और इन दोनों की वजह से भी कितनी होगी। तो अगर इससे बात करूँ तो इसकी वजह से तो 2p हो जाएगी और इसमें आ जाएगा तुम्हारा m माइनस 2p, समझ लो। तो ये चीज़ हो जाएगी। तो ये टेबल तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये हो गया। तो बस यही चीज़ है, बाद में मैं न्यूमेरिकल देख लेते हैं जिससे हम इस टेबल का यूज़ करना सीख जाएंगे और जो क्वेश्चन होता है अल्टरनेटिव उसको डील कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एक बार ये आप टेबल देख लो और फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा न्यूमेरिकल का भी आइडिया लग जाएगी किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है कि 100 ml of water sample required in 4 ml of N/50 H2SO4 for neutralization to phenolphthalein endpoint. Another 16 ml of same acid was needed for further titration to methyl orange endpoint. Determine the type and amount of alkalinity in terms of CaCO3 equivalent. तो देखो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं इसमें, है ना, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले चीज़ देखो, जैसे क्वेश्चन है ना, सबसे पहले चीज़ तुम्हें क्या निकालनी है, फिनोप्थिन एल्कलिनिटी और मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी, ठीक है। पहली बार क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो देखो हमें वाटर सैंपल दिया है, ठीक है। वाटर सैंपल का एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगर मैं वाटर सैंपल की इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो वाटर सैंपल का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है जिसको हम V1 कंसीडर करते हैं। V1 हमारा कितना दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है ना। वाटर सैंपल का हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। अब उसके बाद हमें वाटर सैंपल की नॉर्मलिटी नहीं दी गई, मतलब अगर मैं N1 की बात करूँ वाटर सैंपल, उसकी नॉर्मलिटी हमें नहीं दी गई है और वो हमें फाइंड करनी होगी, है ना, जिससे हम वाटर सैंपल की एल्कलिनिटी निकालेंगे। तो हमें N1 तो नहीं दिया हुआ है। तो देखो अब क्या करोगे, हमें जो एसिड जो हम जैसे पहले हमने क्या किया था, प्रोसीजर को पता होगा कि हमने फिनोप्थलीन जो डाला था, है ना। फिर उसके बाद जो पिंक कलर का हो गया तो हमने फिर एसिड से टाइट्रेट कराया था। तो जो एसिड हमें लगा फिनोप्थलीन के केस में, तो कितना लगा वो देख लो। फिनोप्थलीन के केस में जो एसिड हमें लगा है ना, उसकी वैल्यू हमें दी गई है, वो दी गई है 4 ml, है ना। यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ एक सेकंड के लिए, पी के केस में अगर मैं पी के केस में बात करूँ, पी मतलब फिनोप्थलीन वाले केस में, ठीक है। तो उस समय जो हमें V2 लगा है ना, V2 मतलब समझ लो एसिड वाला है, V2 लगा है वो 4 ml लगा है। और अगर मैं नॉर्मलिटी की बात करूँ तो नॉर्मलिटी हमें एसिड की दी गई है, वो कितनी दी गई है, N/50 यानी 1/50। तो अगर मैं इसमें निकालूँ अपना क्या बोलते हैं एल्कलिनिटी निकालूँ फिनोप्थलीन, ठीक है, तो मैं फिनोप्थलीन एल्कलिनिटी निकाल लेता हूँ, ठीक है। फिनोप्थलीन अल्केनिलिटी, ठीक है, फिनोप्थलीन एल्कलिनिटी निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो अपना क्या करना है, सिंपल वे करना है, N1V1 बराबर N2V2 आप करोगे। N1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, V1 हमें दिया हुआ कितना 100 ml, N2 में दिया है 1/50 और V2 भी हमें दिया है 4 ml, है ना, फिनोप्थलीन के केस में। तो इसको अब सॉल्व करना, तो 4 दिया हुआ है, ml बता देता हूँ तो इसको आप देखोगे तो ये 4 किस में जाएगा, मेरे को 100 को नीचे ला दो, एक काम करो 100 को नीचे ला दोगे तो 425 में चले जाएगा, है ना। जब 100 या नीचे आएगा तो 4 काटोगे तो 25 में जाएगा, यानी यह जाएगा 50 इंटू 25। तो ये तुम्हारी N1 की वैल्यू आ गई, है ना। अब तुम्हें एक स्टैंड वाला फॉर्मूला लगाना होगा, SP डाले तो क्योंकि फिनोप्थलीन के केस में लगा है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट हमें पता है 50 होगी। और देखो इक्विवेलेंट वेट तो 50 हमें पता है, और यहाँ पे जो भी अपनी आएगी स्ट्रेंथ फिनोप्थलीन एल्कलिनिटी की, वो तुम्हारी ग्राम पर लीटर में आएगी, है ना। वो तुम्हारी किसमें आएगी, ग्राम पर लीटर में। उसको कन्वर्ट भी करोगे मिलीग्राम पर लीटर में, तब क्योंकि हमें 50 में चाहिए ना। तो N इंटू ई करोगे तो हमें N निकल के आया 1/50 इंटू 25, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 50।
अब क्योंकि ये ग्राम पर लीटर में आ रही है, ये जो भी चीज आएगी ग्राम पर लीटर में, तो इसको मिलीग्राम के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तो ये 25 टू से गया है ना, ये 0 से 0 हटा दो, और 5 ये 20 में गया, यानी ये कितना आ जाएगा 40 ppm। कितना आ गया 40 ppm, यानी एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है 40 ppm। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना हमने सॉल्व किया है कि एसपी की वैल्यू कितनी आ रही है 40 ppm। यहाँ पे ऊपर छोटू नोट कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई एसपी की वैल्यू कितनी है, यानी फिनोक्टिलिक एल्केनिटी। वो कितनी है तुम्हारी 40 ppm, ठीक है। अब हम निकालते हैं अपना क्या, ये मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज की बात करें, देखो मिथाइल ऑरेंज वाले केस में तुम्हें ना देखो एसिड सेम ही लिया गया है ना, एसिड तो सेम ही होगा है ना, तो अगर एसिड सेम है तो उसकी नॉर्मलिटी सेम ही रहेगी, लेकिन हमारा वो बदल जाएगा ना, क्या बदल जाएगा, वॉल्यूम बदल जाएगा। और मैंने आपको एक बार ध्यान में रखा था कि भाई जो तुम लोगे मिथाइल ऑरेंज वाले केस में, तो तुम्हें टोटल वॉल्यूम लेना हो, कितना अब तक वॉल्यूम यूज कर दिया गया, तो 16 ml तो यूज किया गया, प्लस स्टार्टिंग वाला भी लोगे, समझ लो, जो फिनोप्लिन के केस में भी यूज किया गया था, समझ लो। आओ देखते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई मिथाइल ऑरेंज वाले में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज में क्या दी गई कि जो एसिड हमें यूज हुआ है, यानी कह सकते हैं V2 डैश, वो हमें यूज हुआ है 16 ml। नॉर्मलिटी हमें पता है, नॉर्मलिटी हमें पता है कितना, नॉर्मलिटी हमें पता है 1/50 है ना। अगर मैं सॉल्व करूं तो वही चीज़ हमें फिर से लगानी है मिथाइल ऑरेंज के केस के लिए, N1V1 बराबर N2, लेकिन इस बार जो वॉल्यूम रखने वाले टोटल वॉल्यूम, मतलब इतना वॉल्यूम यूज हो और जो पहले से यूज हो चुका है फिनोप्टिल के केस में वो भी, यानी V2 प्लस V2 डैश, V2 कितना था 4 ml था, याद करो V2 कितना था 4 ml, यानी N1 हमें निकालना है, V1 हमें पता है जो कि है 100 ml, N2 कितना था 1/50, और V2 4 प्लस ये 60 यानी 20 हो गया, 0 से ये 0 गया, नीचे आएगा यहाँ पे, तो N1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/5 इंटू 100, यहाँ पे नीचे 2 है, ये कटेगा तो 2 5 जाता है यहाँ 0 50, यानी 5/25, यानी N1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1/250, 1/250, मतलब N1 की वैल्यू हो गया 1/250। तो स्ट्रेंथ निकाल लो, नॉर्मलिटी इंटू है ना, स्ट्रेंथ निकालो क्या होगा नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पर भी क्या करना होगा 50 से मल्टीप्लाई और प्लस 1000 करेंगे जिससे मिलीग्राम पर लीटर यानी ppm में आ जाए, तो नॉर्मलिटी हो जाएगा 250 इंटू इक्विवेलेंट वेट 50, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मिलीग्राम पर लीटर के लिए, तो ये तुम्हारा चले जाएगा 4 में, और 50 इंटू 4 करो तो कितना हो जाएगा 200 ppm। तो यानी SM डाल देते हैं, यानी मिथाइल ऑरेंज की जो एल्कनिटी आ रही है वो कितनी आ रही है 200 ppm। इसको नोट कर लेते हैं यहाँ पे, SM की वैल्यू, SM की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 200 ppm, 200 ppm। अब आगे क्या करना है, देखो मेन खेल यही बेटा, उसके बाद में तुम्हें दिमाग चलाना है, इसमें तो दिमाग नहीं चलाना, इसमें तो बस एनवायरनमेंट बराबर करते रहो खट कर, है ना, बेसिक मैथ्स में सॉल्व करनी है ना। अब दिमाग यहाँ पे चलाना होगा, समझ लो। देखो ये तुम्हारी निकल के आ जाएगी फिनोप्टिल एल्कनिटी और मिथाइल ऑरेंज की एल्कनिटी। अब क्या करना है, देखो अब वो रिलेशन याद करो, देखो यहाँ पे जो फिनोप्टिल एल्कनिटी है वो 40 है और जो मिथाइल ऑरेंज एल्कनिटी है वो 200 है। हमारे कितने रिलेशन थे,
एक तो p इज इक्वल टू जीरो वाला रिलेशन था, एक p इज इक्वल टू m वाला रिलेशन था, एक था p इज इक्वल टू m बाई टू, एक था p इज ग्रेटर देन m बाई टू, और एक था p इज लेस देन m बाई टू, है ना। तो कौन से रिलेशन में बैठ रहा है देखो, पहली बार ये जो रिलेशन में तो पहले बैठ ही नहीं रहा, इसको तो ऐसे काट दो, p इज इक्वल टू जीरो है नहीं, p बराबर m भी है नहीं, बैठेगा तो इंटीग्रल में बैठेगा। अगर मैं m बाई टू कर दूँ तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये जो है वो लेस देन है, मतलब ये भी नहीं होगा। हमारा जो रिलेशन बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है कि भाई जो p है वो m/2 से छूटा है, p जो है वो m/2 से छूटा है ना। हमारा रिलेशन क्या कहता है कि p इज लेस देन m/2, यहाँ पे लिखोगे तो m/2 जब होता है तो m/2 से, तो एल्केनिटी किसकी वजह से होती थी, कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन की वजह से। यहाँ पे लिखोगे सो alkalinity is due to carbonate ion and बाइकार्बोनेट आयंस, है ना, बाइकार्बोनेट आयन। फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखना alkalinity due to CO3 2 माइनस, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2p, है ना, 2p होता था, इसकी वजह से मैंने 4 लिखा था ना, 2p होता है ना CO3 2 माइनस की वजह से, तो 2p यानी 80 ppm की तरफ alkalinity ड्यू टू तुम्हारा HCO3 माइनस, वो कितना होता था m-2p, m-2p याद करो, m-2p, तो m कितना है तुम्हारा 200 और 2p यानी 80, तो 200 माइनस 80 कितना बचेगा 120, यानी 120 ppm। तो बेसिकली यहाँ तुम्हारा जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा, समझ लो, ये तुम्हारा बेसिकली टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा एल्केनिटी का। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा एल्केनिटी की। पहले देखो, पहले क्या करना, फिनोप्टेन निकाल लेना, एल्केनिटी मिथाइल एल्केनी निकाल लेना, फिर जैसे निकालोगे तो फिर रिलेशन क्या करो, जो 5 रिलेशन मैंने बताई थी उसमें से कौन सा रिलेशन ये है, और जैसे तुम्हें रिलेशन पता चल जाए तो जो भी रिलेशन हो उसको इससे तुम देख लेना भाई, इसको इसे एल्केनिटी है, जैसे यहाँ पे p लेस देन m/2 आया, तो एल्केनिटी किसकी वजह से होगी, CO3 2 माइनस और HCO3 2 माइनस की वजह से। और फिर जो भी रिलेशन में नीचे मैंने फॉर्मूला लिखाया था ये, बस उसको बस आपको ट्यूब देना वैल्यू पुट करके, है ना। तो बस यही था भाई, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आप